15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए। बहुत ही दर्दनाक विभाजन हुआ था। ये भैया लॉर्ड माउंटबेटन साहब बैठे हुए हैं और नेहरू जी बैठे हुए हैं, ये जिन्ना है। और कश्मीर पर नजर किसकी थी? तो कश्मीर पर नजर थी पाकिस्तानियों की। भैया इन्होंने बोला स्वतंत्र रहेंगे, ना ही पाकिस्तान के साथ आना है ना ही हिंदुस्तान के साथ आना है। अमेरिका और रूस दो बड़ी बड़ी ताकतें उभरते हुए दिखाई देते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। बहुत सारे आप देखोगे इंस्टीट्यूट, बाग की हम बात करें, आईआईटी की बात करें, एम्स की हम बात करें, इन सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों को खोला गया भाई। होमी जहांगीर बाबा की हम बात करें, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। विक्रम साराभाई की बात करें, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? तो भाई ये है आपका आखिरी चैप्टर इतिहास का, और इस चैप्टर का नाम है स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे आपने देखा पिछले चैप्टर में किस तरीके से हमने भारत को जो है आजादी दिलवाई, और किस तरीके से 190 से 200 साल की जो गुलामी है उसका अंत हुआ 1947 में। अच्छा, 1947 के बाद भारत के सामने ना बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां थी, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। अब इन चैलेंजेस को कैसे डील करना था, इन चुनौतियों को कैसे डील करना था, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि आजादी के 50 वर्ष बाद की अगर हम बात करें तो भारत में क्या क्या चीजें हुई, उस टाइम का जो भारत का इतिहास है वो कैसा रहा, 50 सालों में हमने किन किन चीजों से डील किया, कैसे हमने गरीबी को दूर किया, किस तरीके से हरित क्रांति चली, किस तरीके से हमने भारत के एक एक राज्य को एक किया। भाई बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, बहुत सारी रियासतें थी, इनको अपने आप में एक कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अलग अलग चैलेंजेस आए, कई सारे हमने युद्ध लड़े, चीन के साथ युद्ध लड़ा, हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा। इसी बीच आप देखोगे इमरजेंसी भी लगी, बहुत सारी चीजें हुई, और इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि आजादी के 50 वर्षों की बात की पूरी कहानी हम देखेंगे कि आजादी के बाद क्या हुआ इन 50 वर्षों में। आई होप चैप्टर की जो आउटलाइन है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इस चैप्टर को हम बहुत ज्यादा डिटेल में या फिर बहुत सारी चीजें देखने की कोशिश हम नहीं करेंगे, कम से कम वक्त में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। रिवीजन पर्पस के लिए जो पूरा लेक्चर रहने वाला है वो वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर रहने वाला है। आपकी किताब से लेके आया हूं मैं, कहीं और से लेके नहीं आया, ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट की हम बात करें, स्टार्टिंग में सबसे पहले आपका जो पूरे चैप्टर का परिचय है वो दिया गया है। सबसे पहले आप देखोगे 15 अगस्त को हमें आजादी मिल गई है। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए। फाइनली जो अंग्रेज थे वो हमारा भारत देश छोड़कर चले गए। अच्छा, आप देखोगे कि इस दिन को प्राप्त करने के लिए हमने बहुत सारा क्या किया, हम बहुत सारे भारतीयों ने, हम बहुत सारे राष्ट्रवादी लोगों ने, हम बहुत सारे देशभक्तों की हम बात करें, इन्होंने अपनी आहुति दे दी, अपनी जान दे दी इस देश को आजादी दिलवाने के लिए। मतलब हमने बहुत सारा संघर्ष किया। यानी कि इस संघर्ष की हम बात करें तो छोटा मोटा संघर्ष नहीं था, लगभग 190 वर्षों का यह संघर्ष था। 190 वर्षों का जो है अंग्रेजों का शासन था, और इसके बाद जाकर कहीं जो है हमें आजादी मिली। और आजादी में आप देखोगे हजारों लोगों ने ना जो है अपना खून बहा दिया, बहुत सारे देशभक्तों ने अपने प्राण गंवा दिए। इसके बाद जाकर जो हमें आजादी मिल पाई है। ठीक है सर, आगे हम बात करें कि हमारा जो विभाजन हुआ सर, भारत का जो विभाजन हुआ, तो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा है ना, एक जो हमारा बहुत ही पेनफुल, बहुत ही दर्दनाक विभाजन हुआ हमारे देश का। जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो दो देश निकल के सामने आते हैं, जिसको पहले हम बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान, और एक को हम बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान। आज आपको जो पूर्वी पाकिस्तान है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश का ही एक हिस्सा हुआ करता था, है ना। यानी कि पहले इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम पूर्वी बंगाल बोलते थे। अभी इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बांग्लादेश। और एक जो देश निकला उसको हम बोलते हैं पाकिस्तान, जिसको पहले हम पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। आज जो पूर्वी पाकिस्तान है इसका नाम क्या है? इसका नाम है बांग्लादेश। ठीक है सर, बहुत ही अच्छी बात है। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन समझो कि ये जो विभाजन हुआ वो किसके आधार पर हुआ था सर? एक तरीके से आप बोल सकते हो धर्म के आधार पर हुआ था। ये पूरा जो विभाजन हुआ इसमें सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? तो जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। जिन्ना ने हमारे देश का विभाजन करवाया। अब जिन्ना ने जो विभाजन करवाया था उसके पीछे कारण क्या था? तो देखो, ये कारण कहीं ना कहीं जिन्ना ने नहीं बोया था, ये कारण बोया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों की अगर हम बात करें तो इनकी शुरुआत से ही नीति रही थी। क्या नीति थी? 1857 में जब क्रांति हुई थी तो 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम की एकता दिखी, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी दिखी। अब इस यूनिटी को तोड़ने के लिए यहां पर अंग्रेजों ने एक तरकीब अपनाई, एक टेक्निक अपनाई, जिसको बोला गया फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। यानी कि हमारे देश में जो अलग अलग समुदाय हैं, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम तक सीमित नहीं था, ये आप देखोगे आगे भी बढ़ चुका था, ये जातियों में भी आ चुका था। तो जब तक हम बटे रहेंगे तब तक क्या होगा? जब तक हम बटे रहेंगे तब तक हमें आजादी मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो हमें आजादी कैसे मिलेगी? ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो इसी वजह से आप देखोगे अंग्रेजों की नीति क्या थी? अंग्रेजों की सिंपल सी नीति थी कि फूट डालो और राज करो। और कहीं ना कहीं ये जो विभाजन हुआ इसमें आप देखोगे मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा योगदान है। कहीं ना कहीं आप देखोगे ये जो मुस्लिम लीग थी, जो कि मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती थी, इनको ऐसा लगने लगा कि भारत में जो मुस्लिम्स हैं, क्योंकि भारत में हिंदू मेजोरिटी में थे, बहुसंख्यक कौन था, ज्यादा संख्या किसकी थी? हिंदुओं की।
तो यहां पर मुस्लिम लीग को ऐसा लगा कि जो मुसलमानों का हित है वो कौन रखेगा, तो इन्होंने मुसलमानों के एक अलग नेशन, एक अलग देश की डिमांड करी। इन्होंने कुछ शर्तें रखी, शर्त कुछ ऐसी रखी गई थी कि जो मानने लायक नहीं थी, कि भैया जहां मुस्लिम मेजोरिटी हो वहां मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, है ना, मुस्लिमों को अलग से आपको आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, मुस्लिमों के अलग क्षेत्र होंगे जहां पर सिर्फ मुस्लिम रहेंगे। तो इन्होंने कुछ शर्तें रखी जो कि बिल्कुल ही जो है आप बोल सकते हो कि मानने लायक नहीं थी। इसी के चक्कर में आप देखोगे फाइनली 1947 में, क्योंकि बहुत सारा एक होता ना, एक एक्शन डे लिया गया था, तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे कत्लेआम मचा था। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे फाइनली जो उस टाइम के वाइसरॉय रहे थे, माउंटबेटन की हम बात करें, ये आए, इन्होंने बातचीत करी और फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम भारत देश अब पूरा भारत देश नहीं रहेगा, अब उसमें से एक टुकड़ा अलग हो जाएगा, एक नहीं एक्चुअली दो टुकड़े, एक बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान। यानी कि समझो कि जो विभाजन हुआ था वो किसके आधार पर किया गया था, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर हुआ था। और इसमें करीबन करीबन आप देखोगे 10 से 20 लाख लोगों की जो मृत्यु हुई थी। बहुत ही दर्दनाक विभाजन था। ये यहां पर बताई गई है, क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, ये किस कॉन्सेप्ट पर बिलीव रखते थे, द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर बिलीव रखते थे। इनका मानना यह था कि मुस्लिमों का एक अलग राज्य होना चाहिए, मुस्लिमों का एक अलग देश होना चाहिए। क्लियर हुआ ना? हां, अब समझो कि ये, अब इसमें गलती पता है सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना की नहीं है, मैंने बोला ना, क्योंकि हमारे देश के जो नेता वगैरह जो थे, उन्होंने इस खतरे को भांप नहीं पाया, इस खतरे को उन्होंने इतना ज्यादा लिया नहीं, क्योंकि अंग्रेज बहुत पहले से कर रहे थे, अंग्रेज पिछले 100 सालों से यही कर रहे थे। लेकिन हमने इस खतरे को भांप ही नहीं पाया कि अंग्रेज जो है वो धर्म के नाम पर हमें बांटने पर लगे हुए हैं, और यही जो खतरा था वो आगे चलकर हमारे देश का विभाजन का कारण बना। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें बनी। अच्छा, आप देखोगे इसके अलावा जब विभाजन हुआ तो बहुत छोटी बात नहीं थी, क्योंकि करोड़ों लोग जो थे उनका विस्थापन किया जाना था। अब सोच कर देखो, ये जो पाकिस्तान वाला साइड है, समझो ये हिंदुस्तान है ना, ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, यहां से, और ये इधर साइड भी पाकिस्तान, यहां से बहुत सारे हिंदू इधर आ रहे थे, बहुत सारे मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान में जा रहे थे। समझो, अब ऐसा इतना सिंपल प्रोसेस नहीं था। इसी बीच आप देखोगे बहुत सारे दंगे हो गए, सांप्रदायिक दंगे हुए, और सांप्रदायिक दंगों में आप देखोगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, बहुत सारे जो अलग अलग धर्म के जो लोग थे उनकी मृत्यु हुई इसमें। लेकिन समझो, इतनी सारी तकलीफों के बाद भी, इतनी सारी तकलीफों के बाद भी, इतनी सारी चुनौतियों के बाद भी, अलग अलग समस्याओं के बाद भी, हमने भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाया, और हमने भारत को एक ऐसी दिशा में ले गए कि आज भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है। यानी कि समझो, ये सफर आसान नहीं था। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम एक देश को स्टेबल रख पाते हो, एक ऐसा देश जहां पर अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, जहां पर विविधताएं बहुत ज्यादा है। ऐसे देश को एक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अभी भी 80 साल होने वाले हैं आजादी को, अभी भी हम जो है एक खड़े हुए हैं। हमारा संविधान जैसा बना था वैसा टस से मस है भाई, टस से मस बना हुआ है हमारा संविधान। कोई भी हमारा संविधान जो तोड़ नहीं पाया। हमारे देश में कभी भी सिविल वॉर नहीं हुआ, गृह युद्ध कभी नहीं हुआ। यानी कि समझो कि हम एक मजबूत देश है, और लगभग आप देखोगे 7 से 8 दशक होने वाले हैं, और आज भी हमारा जो देश है वो खड़ा हुआ है। अच्छा, क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इस पूरे चैप्टर में जो 50 साल का जो इतिहास है इसके बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो देश के विभाजन की बात करें कि इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, पूरा मैंने बता दिया कि भाई बहुत ही दर्दनाक विभाजन हुआ था। ये भैया लॉर्ड माउंटबेटन साहब बैठे हुए हैं, और नेहरू जी बैठे हुए हैं, और ये जिन्ना है, और इनके बीच में डिस्कशन चल रहा है, और इन 3 व्यक्तियों ने ही निर्णय लिया कि भैया हमें क्या करना चाहिए। हमें जो है, जो हमारे भारत का एक उत्तरी पश्चिमी भाग है, उत्तरी पश्चिमी भाग मतलब ये वाला भाग जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। यहां पर आप देखोगे ये बलूचिस्तान वाला एरिया जो आ जाता है, सिंध वाला जो एरिया आ जाता है, पंजाब वाला, जो पंजाब पाकिस्तान वाले पंजाब, हमारे भारत वाले पंजाब की बात नहीं की जा रही। पंजाब पहले बहुत बड़ा था, कुछ पार्ट जो है वो पाकिस्तान में भी आ गया। फिर आप देखोगे इधर साइड पूर्वी बंगाल, यानी कि इधर साइड की बात की जा रही है। ये किधर साइड की बात की जा रही है? इधर ये वाले बंगाल की बात की जा रही है, यानी कि जिसको हम आज बांग्लादेश बोलते हैं। और इस तरीके से आप देखोगे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का निर्माण किया गया। और भारत में एक बहुत बड़ा एक ऐसा नंबर था मुस्लिमों का। ये बहुत सारे जो मुस्लिम्स थे वो कहां चले गए सर? वो पाकिस्तान में चले गए। लेकिन समझो कि हमारे भारत में तो चॉइस दी गई थी, जिसका मन है वो जा सकता है, जिसका नहीं मन है वो नहीं जा सकता है। क्योंकि समझो कि यहां पर पूरा हमारा देश जो है सेक्युलर देश था भाई। हमारा देश जो था वो एक धर्मनिरपेक्ष देश था। तो हमारे भारत में बोला ये गया था कि जिसकी मर्जी है वो जा सकता है। जिसको पाकिस्तान की साइड जाना है पाकिस्तान की साइड जा सकता है, जिसको हिंदुस्तान की साइड आना है हिंदुस्तान की साइड आ सकता है, जिसको कहीं नहीं जाना वो कहीं नहीं जा सकता। चॉइस थी, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखोगे ये जो बंटवारा हुआ था धर्म के नाम पर ही किया गया था।
समझ में आया? चलिए आप देखोगे फिर यहां पे वही इस पूरे लाइन में वही बोला गया कि जहां पर जिन पाकिस्तान के क्षेत्रों में हिंदू पॉपुलेशन, सिख पॉपुलेशन ज्यादा थी, वो भारत की साइड आ रहे थे। भारत में जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, वो कहां जा रहे थे सर? वो पाकिस्तान में जा रहे थे। तो भर भर के रेलगाड़ियां जा रही थी, भर भर के रेलगाड़ी जा रही थी, और इतने कम समय में ये इधर से उधर होना नामुमकिन सा था। आपने गदर मूवी देखी होगी, गदर मूवी देखी है? गदर मूवी में सोच के देखो, पहली वाली गदर मूवी देखना कि किस हिसाब से जो है वहां पर उसमें वो सीन दिखाया ना, पूरा ट्रेन वाला जो सीन है, वो अपने आप में कितना भयानक सीन था। ट्रेनें जाती थी, उधर से वो मार के भेज रहे हैं, इधर से ये मार के भेज रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बेचारे, बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे गए, बहुत सारी जो महिलाएं थी इनका रेप किया गया, बहुत सारे बच्चों को मार दिया गया, बूढ़ों को मार दिया गया, नरसंहार हुआ यहां पे। तो वो सारी जो स्थिति जो है यहां पर बताई जा रही है सर, है ना। फिर आप देखोगे बहुत सारे जो लोग अपना घर छोड़ के आए थे पाकिस्तान से, वो उनका यहां पर क्या करवाया गया? अलग अलग शिविरों में रखा गया और धीरे धीरे उनका पुनर्वास करवाया गया। क्योंकि आज बहुत सारे जो लोग हैं दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, वो ऐसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहां से आए हैं सर? जो पाकिस्तान की साइड से आए हैं इंडिया में। जब बंटवारा हुआ था तो दिल्ली एनसीआर में आ गए और आज वो रह रहे हैं आराम से। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब हुआ क्या? अब बंटवारे के बाद एक समस्या और थी, बहुत बड़ी समस्या क्या थी? क्योंकि उस टाइम पर अंग्रेज जब छोड़ के गए थे, तो उस टाइम पर आप देखोगे 565 से ज्यादा देसी रियासतें थी। जहां पर क्या था? जहां पर वो नाम के लिए राजा बैठे हुए थे, नाम के राजा थे वहां पर। चला कौन रहा था? चला अंग्रेज रहे थे। क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें एक सबसे बड़ा कारण यह भी था कि अंग्रेजों ने बहुत सारी रियासतें छीन ली थी। इसके लिए आप देखोगे हमारे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था, तो इन्होंने इस नीति को बदला। इन्होंने बोला कि काम करते हैं, रियासतों से जो राजा बैठे हुए हैं उनको नहीं हटाते, उनको एक तरीके से कठपुतली बना के बैठा देते हैं, इनको पेंशन वेंशन देते रहेंगे, कुछ इनको खर्चे के लिए पैसे वैसे देते रहेंगे, बाकी जो भी रेवेन्यू आएगा, जो भी पैसा आएगा, वो अंग्रेजों के खाते में जाएगा। तो जब अंग्रेज छोड़ के गए तो 565 से ज्यादा देसी रियासतें थी जहां पर राजा रजवाड़े राज करते थे, और ये इसमें दोनों पाकिस्तान और भारत दोनों में। अच्छा, अब इनको ना एक चॉइस दी गई कि 565 जो देसी रियासतें हैं उनके पास चॉइस है, या तो वो पाकिस्तान के साइड में आ सकती हैं। ऑब्वियसली जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र था, यहां पर जो रियासतें थी वो पाकिस्तान की साइड मिल गई, तो पाकिस्तान, समझो, पाकिस्तान उनके पास चॉइस है, पाकिस्तान के साथ जा सकती है, पाकिस्तान के साथ सम्मिलित हो सकती है। दूसरी चॉइस यह है कि वो भारत के साथ भी सम्मिलित हो सकती है, और तीसरी चॉइस ये भी थी, वो चाहे तो स्वतंत्र हो सकती है। अब इसमें क्या था? ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जो ना भारत के साथ में आ सकती थी, नहीं पाकिस्तान की, वो स्वतंत्र रहना चाहती थी। बहुत सारी रियासतें ऐसी थी तो भारत में होने के बाद भी वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, कि मान के चलो ये पाकिस्तान, ये है भारत, ये भारत है, समझो। अब मान के चलो, एक मैं उदाहरण देता हूं आपको, कि जो हैदराबाद के निजाम थे, उनका मन नहीं था भारत में विलय होने का, उनका मन था पाकिस्तान में होने का। आप सोच के देखो कितना अजीब लगता है कि एक पाकिस्तान का हिस्सा यहां पर है और एक पाकिस्तान का हिस्सा यहां पर है, एक पाकिस्तान का हिस्सा यहां पर है। तो ऐसे काम बनता नहीं सर। यानी कि भारत को एक करना बहुत ज्यादा ही एक अपने आप में बड़ी चुनौती थी, और इस चुनौती को किसने लिया? तो एक पुरुष है जिनको लोह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो इनकी हम बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या ही व्यक्ति थे, क्या ही पर्सनैलिटी रही होगी इनकी। इन्होंने इतनी मुश्किल परिस्थितियों में सूझबूझ कर काम लिया, और फाइनली आप देखोगे सारे राज्यों को 565 रियासतें जो थी, उनको प्रॉपर तरीके से कन्विंस किया कि वो हमारे भारत देश में शामिल हो जाएं। बस कुछ रियासतों को छोड़ के 3 रियासतें थी जिन्होंने आने से मना कर दिया था। एक तो थे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। कश्मीर वालों ने कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने बोल दिया था हमें किसी के साथ आना ही नहीं है ना। हैदराबाद के निजाम को पाकिस्तान ज्वाइन करना था, जूनागढ़ के निजाम को पाकिस्तान ज्वाइन करना था। अब ये 3 बड़े चैलेंज बने हुए थे। अब इन 3 से कैसे निपटे उसके बारे में हम बात करेंगे। सरदार पटेल ने, आप देखोगे हैदराबाद में क्या करवाया। हैदराबाद में एक प्लेबिसाइट होता है, बेसिकली इसको हम बोलते हैं कि जनता जो है वो डिसाइड करेगी। हैदराबाद में आप देखोगे मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी वो हिंदुओं की थी, लेकिन हैदराबाद का जो निजाम था वो मुस्लिम था, हैदराबाद के जो राजा थे वो मुस्लिम थे। तो यहां पर प्लेबिसाइट करवाया गया, और एक तरीके से होता क्या है कि जनता द्वारा जो है ये बताया जाएगा जनता किसके साइड है, जनता किसके साइड रहना चाहती है। तो यहां पे जब हुआ तो जनता बहुत ज्यादा अगेंस्ट थी हैदराबाद के निजाम के, क्योंकि हैदराबाद का निजाम जो था वो एक तरीके से थोड़ा सा पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तानी था वो। तो यहां पे प्लेबिसाइट हुआ, और इसके साथ साथ आप देखोगे कि हैदराबाद हमारे भारत में मिल गया। जूनागढ़ की हम बात करें, सेम चीज जूनागढ़ में हुई, सेम चीज जूनागढ़ में हुई कि यहां पर भी जूनागढ़ में मैक्सिमम पॉपुलेशन थी। कहां पर आता है? गुजरात में आता है, गुजरात में। जूनागढ़ गुजरात में आता है, जो कि बॉर्डर लगा था पाकिस्तान के साथ। इनके जो लोग थे वो ज्यादातर हिंदू थे, बट इनके जो राजा थे मुस्लिम थे। वो जाना चाहते थे कहां पर? पाकिस्तान की साइड में जाना चाहते थे। लेकिन यहां पर फिर से क्या हुआ गया? यहां पर प्लेबिसाइट करवाया गया, और एक तरीके से आप देखोगे यहां पर उसके बाद आप देखोगे इनको भारत के साथ मिला लिया गया, भारत में शामिल कर लिया गया। अब तीसरी समस्या आती है किसकी भाई? जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की हम बात करें, यहां पर थे उस टाइम पर महाराजा हरि सिंह। अब इनको ये तीसरी चॉइस के साथ चलेगा कि भैया ना ही हम पाकिस्तान की साइड आएंगे, ना ही हम हिंदुस्तान की साइड। हम किसके साथ आएंगे? हम आएंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। तो ये हमने बोला ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि पाकिस्तान पर नजर किसकी थी? तो पाकिस्तान पर नजर थी किसकी? सॉरी, हिंदुस्तान, कश्मीर पर नजर किसकी थी? तो कश्मीर पर नजर थी पाकिस्तानियों की। भैया इन्होंने बोला स्वतंत्र रहेंगे, ना ही पाकिस्तान के साथ आना है, ना ही हिंदुस्तान के साथ आना है। लेकिन दिक्कत तो ये थी ना कि पाकिस्तान शांत कैसे बैठता? पाकिस्तान को चाहिए था कश्मीर। तो हुआ ये कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सेना घुस गई कहां पर?
पाकिस्तान की सेना और एक तरीके से एक कम्युनिटी थी, मुस्लिम कम्युनिटी, एक ये कबीले थे, इनको बोलते थे कबालियां, है ना, कबालियो करके इनको बोला करते थे। ये क्या इन्होंने क्या किया, इन्होंने जम्मू कश्मीर में घुस गए लोग, जम्मू कश्मीर पर इन्होंने अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया जम्मू कश्मीर पर, ताकि क्योंकि मौका था भैया, छोटा सा कश्मीर क्या कर पाता। तो यहां पर जो भैया हरि सिंह जो थे, इन्होंने गुहार लगाई, अरे दादा गलती हो गई, मदद करो। तो यहां पर भारत ने ये शर्त रखी, मदद तो करेंगे हम तुम्हारी, लेकिन कश्मीर को हमारे भारत में आना पड़ेगा। तब तक हुआ ये कि पाकिस्तान ने बहुत सारे हिस्से पे, जो कि आज के टाइम पर पीओके बोला जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि है तो हमारा हिस्सा लेकिन पाकिस्तान कंट्रोल करके बैठा हुआ है। तो उस टाइम तक आप देखोगे पाकिस्तानी जितने अंदर घुसाए थे, तो उन्होंने उस हिस्से पर कब्जा कर लिया था। वो आज तक कब्जा है, जिसको हम पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो हमारा ही हिस्सा है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जितने अब क्योंकि ये लोग बहुत अंदर आ चुके थे, ये लोग बहुत पाकिस्तान के अंदर आ चुके थे, तो बहुत सारा जो हिस्सा था, सॉरी मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के अंदर आ चुके थे, पाकिस्तानी जो थे वो कश्मीर के अंदर घुस चुके थे। जब वो कश्मीर के अंदर घुस चुके थे, तो कुछ इलाके पर जो है कब्जा कर लिया। बाकी क्या हुआ, बाकी आप देखोगे जब तक भारतीय फौज पहुंची, तब तक कुछ इलाके पे इन्होंने कब्जा कर लिया था, वो कब्जा अभी भी इनके हाथ में है। बाकी हमने इनको आजाद करवा लिया। बाकी आप देखोगे हमारी भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला, हमारी भारतीय सेना ने एंट्री ली, और कहीं ना कहीं ये जो लोग थे जिन्होंने अंदर घुसे थे, पाकिस्तानियों को भगाया यहां से। उसके बाद आप देखोगे कश्मीर को भी अपने हिस्से में मिला लिया, और फिर ये युद्ध जो था वो समाप्त हुआ। लेकिन हुआ क्या, एक तिहाई भाग जो था हमारा जो करीबन 33% जो भाग जो था, वो किसके हाथ में चला गया, वो वो चला गया पाकिस्तान के हाथ में। उस टाइम पर हमारे पास मौका था ले लेते, लेकिन नहीं, कुछ गलतियां रही, हमारी भी गलतियां रही हैं, हमारे पास पूरा मौका था लेने का, लेकिन हम नहीं ले पाए। क्लियर हुआ। चलिए, फिर बाद में आप देखोगे कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया था, जो कि हटा दिया गया, 370 हट चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए भारतीय संविधान के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए क्या किया गया, हमारे भारतीय संविधान को बनाने के लिए 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का निर्माण किया गया। इस संविधान सभा की हम बात करें, विभाजन से पहले इसमें 389 लोग थे, जो कि कम हो जाते हैं, 299 रह जाते हैं जब पाकिस्तान अलग हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो संविधान सभा है वो पाकिस्तान में चली जाती है। कितने बचे, 299 लोग बचे। फाइनली आप देखोगे कि जब पूरी 299 लोग बैठते हैं, तो ये डिसाइड करते हैं कि हम संविधान बनाएंगे। संविधान को बनने में टाइम कितना लगा, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। अच्छा, जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, जो पहले राष्ट्रपति भी बने थे, ये संविधान सभा के एक अस्थायी अध्यक्ष का कार्य संभाल लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देखोगे संविधान सभा के निर्माण में कुल आप देखोगे कितनी समितियां बनाई गई थी, कितनी कमेटी बनाई गई थी, 22 समितियां। इन 22 समितियों का अलग अलग काम था कि इनको संविधान से संबंधित अलग अलग काम करने थे। अच्छा, जो प्रारूप समिति थी, मतलब संविधान का रूप कैसा होगा, संविधान का बनने से पहले किस तरीके से रूप दिखेगा, उस प्रारूप समिति के जो चेयरमैन थे, चेयर हेड थे, वो कौन थे भैया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इतनी सारी चीजें जो आपको याद रखनी है। चलिए, बहुत लंबे अंतराल के बाद यह संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ, 2 साल 11 महीने 18 दिन, यानी कि लगभग आप देखोगे 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया। तैयार हुआ था, इसको लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। तभी इसी दिन हम रिपब्लिक डे या फिर गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आई होप आपको इतनी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। ये सारी चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी। और याद रखना, भारत को एक कैसा देश बनाया गया, भारत को एक कैसा देश माना गया, एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, किसी भी धर्म के नाम पर किसी को भी क्या नहीं किया जाएगा, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक भारत ने एक बहुत ही मजबूत संविधान बनाया, जिसमें आप देखोगे सार्वभौमिक अधिकार दिया, जितने भी 18 या फिर 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको वोटिंग अधिकार दिए जाएंगे, ये सारी चीजें दी जाएंगी, सारे जो अधिकार हैं इनको दिए गए। पंथ निरपेक्ष मतलब क्या, पंथ निरपेक्ष का सिंपल सा मतलब है कि किसी को भी, है ना, धर्म के नाम पर जो है एक तरीके से क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। और एक तरीके से हमने अपने आप को लोकतांत्रिक देश बोला। चलिए, तो अब समझो अब क्या हुआ, अब देखो हमारे देश का संविधान बन चुका है, पाकिस्तान भी अलग हो चुका है। अब है पहले चुनाव की बारी। पहले चुनाव कब हुए, 1951 में पहले चुनाव हुए। इसके दौरान आप देखोगे बहुत सारी चीजें हुई। तो समझो पहली बार ऐसा हुआ कि 17 करोड़ 30 लाख मतदाताओं ने भाग लिया। 17 करोड़ 30 लाख, बहुत बड़ी बात थी उस टाइम के हिसाब से। चुनाव में आप देखो उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर जो लोकसभा है उसमें 489 सीटें थी। आज क्या है, आज तो 543 सीटें। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 550 सीटें हो सकती हैं। इसमें कुछ सीटें जो होती हैं वो हमारे निचला वर्ग है, जो हमारे दलित वर्ग है, उनके लिए भी आरक्षित होती है। क्लियर हो ना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है सर। इसके अलावा आप देखोगे 14 राष्ट्रीय और तथा 63 क्षेत्रीय और स्थानीय दलों ने जो है भाग लिया, यानी कि अलग अलग जो पार्टियां थी इन्होंने इसमें भाग लिया। अच्छा, याद रखो यहां पर ऐसा बोला जा रहा है संभवतः ये विश्व का पहला चुनाव था जिसमें इतनी बड़ी संख्या में जो है जनता ने भाग लिया था। और हुआ कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने, तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जो थे, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू की हम बात करें तो ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब हुआ क्या, अब समझो कि हम थोड़े से राज्यों की बात कर लेते हैं। राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया, यानी कि समझो हमारे देश में जो अलग अलग राज्य हैं, तो इनका जो गठन किया गया है वो किस आधार पर किया गया, किस बेसिस पर किया गया इनका गठन, इसी बारे में जो यहां पर लिखा हुआ है। तो आप देखो, हम बात करें
अंग्रेजों द्वारा भारत के शासन को अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न रियासतों में बांटा गया। ठीक है सर। स्वतंत्रता के बाद इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। अब हुआ क्या, आजादी से पहले अलग अलग रियासतें थी, मैंने बता दिया ऑलरेडी। अब हुआ क्या कि जब आजाद, अब हमने क्या किया, हमने इन रियासतों को अपने भारतीय संघ में शामिल कर लिया, यानी कि अब ये भारत का हिस्सा है। लेकिन समझो कि भारत में जो राज्यों का विभाजन किया, सबसे बड़ी समस्या यही थी कि हम भारत में राज्यों का विभाजन करें कैसे भाई। तो हमने किसके आधार पर किया, तो हमने किया भौगोलिकता के आधार पर और हमने भाषा के आधार पर किया। हमारे देश में दो आधारों पर किया गया, भाषा के आधार पर और भौगोलिकता के आधार पर। भाषा के आधार पर आप देखोगे आज हमारे देश में आपको केरला मिलता है जहां पर मलयालम बोली जाती है, आपको तमिलनाडु मिलता है जहां पर तमिल बोली जाती है, आपको कर्नाटका मिलता है जहां पर कन्नड़ बोली जाती है ना, आपको गुजरात मिलता है जहां गुजराती बोली जाती है, आपको महाराष्ट्र मिलता है जहां मराठी बोली जाती है। तो मैक्सिमम जो हमारे देश में आपको राज्य का विभाजन होते हुए दिखाई देगा वो भाषा के आधार पर देगा। दूसरी चीज आती है भूगोल। अब हर जगह भूगोल की हम बात करें या फिर सांस्कृतिक चीजों की बात करें, हर जगह अलग होती है। जैसे आप देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में जाओगे तो वहां पर जो राज्य का विभाजन किया गया है, सेवन सिस्टर्स को बोलते हैं, उनका जो विभाजन किया गया है वो उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम के हिसाब से, जो उनकी संस्कृति है उसके हिसाब से किया गया है। सारे राज्यों की संस्कृति अलग है, नागालैंड की अलग है, मणिपुर की अलग है, मिजोरम की अलग है, आसाम की अलग है। तो उनको संस्कृति के हिसाब से बांट दिया गया। फिर आप देखोगे हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनको भूगोल के हिसाब से बांटा गया है। अब भूगोल के हिसाब से हम बात करें तो आप देखोगे पहले यूपी की हम बात करें और उत्तराखंड की बात करें, ये दोनों एक ही राज्य थे। फिर बाद में उत्तराखंड अलग राज्य हो गया। क्यों, इसका मेन कारण क्या था, क्योंकि उत्तराखंड की भूगोल अलग है, वहां पर पहाड़ है, और यूपी कैसा इलाका है, यूपी एक मैदानी क्षेत्र है, एक नदन, जिसको हम नदन प्लेन्स का पार्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ, तो इसी आधार पर बांटा गया है। चलिए आप देखोगे इसके लिए क्या किया, इसके लिए भारत सरकार ने के द्वारा 1953 में एक आयोग बनाया गया। आप समझो आयोग क्या होता है, कमीशन क्या होता है, तो समझो कमीशन बोल लो, एक कमेटी बोल लो। तो किसी भी नियम कानून को बनाने से पहले उस पर बहुत सारी रिसर्च की जाती है। ऐसे हम एकदम से नहीं कर सकते ना, इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हैं भाई। तो हमने पहले कमेटी बनाई। अब कमेटी क्या होती है, कमेटी में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, बड़े बड़े अफसर होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है पूरी रिपोर्ट तैयार करना, और ये रिपोर्ट तैयार करके किसको देते हैं, सरकार को देते हैं। तो यहाँ पे एक आयोग बनाया गया, राज्य पुनर्गठन का आयोग बनाया गया। इस आयोग की हम बात करें, इसका काम क्या था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना, इसकी सिफारिश ये थी, है ना, जो ये थी, इन्होंने सिफारिश क्या दी कि हमारे भारत देश में राज्यों को हम कैसे अलग करेंगे, तो भाषा के आधार पर अलग करेंगे। अच्छा, आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी किसको, सरकार को। और नवंबर 1956 में आप देखोगे इस राज्य ने, हमारी सरकार ने एक कानून पारित किया जिसको बोला गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है सर। इसके तहत आप देखोगे हमारे राज्यों का गठन जो हुआ है वो भाषा और भूगोल के हिसाब से हुआ है। तो भाषाई आधार पर आप देखोगे 14 राज्य निकले और 6 केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था की गई। आज आप देखोगे बढ़ चुके हैं, 28 राज्य हो चुके हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में आप देखोगे, भारत में याद रखना, भारत में कोई भी एक भाषा को जो है ऑफिशियल जो लैंग्वेज जो होती है, फिर आप बोल सकते हो कि राजभाषा जो होती है उसको डिक्लेयर नहीं किया गया। मतलब हिंदी के अलावा 21 अलग भाषाओं को हमारे देश में राजभाषा का दर्जा दिया गया। हाँ, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो कॉमनली यूज की जाती है, क्योंकि बड़े टाइम तक अंग्रेज रहे तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी छोड़ के गए। तो अंग्रेजी अभी भी आपको बहुत सारे कार्यालयों में इस्तेमाल होती हुई दिखाई देगी। लेकिन हाँ, समझो कि जहां की जो स्थानीय भाषा है उस भाषा में आपको, वहां पर जैसे आप देखो कन्नड़ में जाओगे, कर्नाटका में आप जाओगे, कर्नाटका में आपको जो चीजें लिखी मिलेंगी कार्यालयों में, वहां की दुकानों पे, तो कन्नड़ में और इंग्लिश में लिखी हुई मिलेगी, वहां पे हिंदी नहीं मिलेगी आपको। ऐसे आप केरला में जाओगे तो वहां पर मलयालम में मिलेगी। तो इनकी भाषाएं अलग अलग है। ठीक है, तो आप देखोगे इन भाषाओं को हम अलग अलग कार्यालयों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनका हक है, उनका ये संवैधानिक अधिकार है। समझ में आया। चलिए ठीक है, आगे आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर। अब एक समस्या और थी भाई, हमारे देश में ऐसे कुछ जगह ऐसी थी जहां पर अभी भी फ्रांसीसी और पुर्तगाली लोग बैठे थे। जैसे पौंडीचेरी की हम बात करें, गोवा की हम बात करें, है ना, फिर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे इलाके थे। अब समझो कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भी फ्रांस और पुर्तगाल का अधिकार बना हुआ था कुछ है, जैसे पौंडीचेरी पर फ्रांस बहुत बाद में 1962 के बाद गया है, 1962 तक रहा है। 1962 तक पौंडीचेरी, जो कि तमिलनाडु में आता है हमारा, 1962 तक रहा है, 1962 तक रहे। और फिर 1962 बोल लो या फिर 1955 से ऊपर ही बोल सकते हो आप। 1955 में जब भारत को वापस लौटा दिए। ठीक है, जबकि गोवा की हम बात करें, दमन की हम बात करें, दीव की बात करें, दादर नागर हवेली, इन सब की हम बात करें तो यहां पे पुर्तगालियों का कब्जा था। पुर्तगाली की हम बात करें, ये लौटाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर भारतीय सेना को भेजा गया। 1961 में गोवा, दमन और दीव को, दादर नागर हवेली को वापस किया गया और इसको जो है भारत में जोड़ लिया गया, और वहां से जो पुर्तगाली लोग थे इनको वहां से खदेड़ दिया गया। क्लियर हुआ, ये सारी चीजें की गई। आगे हम बात करें, अच्छा अब यहां पे एक नया टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइन मूवमेंट बोलते हैं इसको। अच्छा, इसकी हम बात करें, इसका मतलब क्या है, पहले समझो इसकी कहां से उत्पत्ति हुई। अब हुआ क्या, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चला,
जब ये खत्म हुआ तो उसके बाद आपको एक चीज देखने को मिलती है कि अमेरिका और रूस दो बड़ी बड़ी ताकतें उभरते हुए दिखाई देते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। उस टाइम पर रूस नहीं था, उस टाइम पर यूएसएसआर बोला जाता था, यानी कि सोवियत संघ बोलते थे। जितने भी कम्युनिस्ट देश हैं उनका एक गुट था ये। अब हुआ क्या, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहां पर जो दो ताकतें उभरी, उन दोनों ताकतों की विचारधाराएं अलग थी। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका एक पूंजीवादी देश था। अगर हम बात करें रूस की या फिर यूएसएसआर की, तो यूएसएसआर जो था वो एक तरीके से कम्युनिस्ट देश था, साम्यवादी देश था। दोनों की विचारधारा अलग थी, तो इनके बीच में एक शीत युद्ध दिखाई देता है। शीत युद्ध का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट युद्ध तो नहीं कर रहे, ये अलग अलग चीजें कर रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ये अलग अलग टैक्टिक्स अपना रहे हैं। जैसे प्रॉक्सी वॉर करवा दिया, किसी दूसरे के पैसे देके लड़ाई करवा दी, है ना, साइबर क्राइम करवा दिए, और भी जैसे वैज्ञानिक प्रगति की हम बात करें, उसमें कंपटीशन हो रहा था, कौन पहले चांद पे जाएगा, कौन पहले स्पेस में जाएगा, तो ये सारी चीजें चल रही थी। अब हुआ क्या कि तो पूरी दुनिया भी दो भागों में बट चुकी थी, पूरी दुनिया दो भागों में बट चुकी थी। कुछ लोग ऐसे थे, कुछ देश ऐसे थे जो अमेरिका के साइड थे, कुछ लोग ऐसे थे जो रूस के साइड थे। लेकिन यहां पर हम बात आते हैं भारत की, तो भारत कहां था? तो भारत की हम बात करें तो भारत किसी की तरफ नहीं था, और इसी को बोला जाता है गुट निरपेक्ष, यानी कि हम भाई किसी की तरफ नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र खड़े हुए हैं सर। समझ में? तो पहली लाइन में तो ये बात बोली गई है। अच्छा, अब समझो कि जो अमेरिका का नेतृत्व में बने गुट थे, यानी कि जो अमेरिका के साइड में थे, उनको बोला जाता था पश्चिमी ब्लॉक, और जो सोवियत संघ के नेतृत्व में थे उन्हें, उन गुटों को बोला जाता था पूर्वी ब्लॉक। अब समझो कि भारत ने किसका साथ दिया? भारत ने किसी का साथ नहीं दिया। भारत ने, क्योंकि उस टाइम पर भारत बहुत कमजोर था, हमें क्या चाहिए था सर? हमें आर्थिक सहायता चाहिए थी, आर्थिक तकनीक चाहिए थी दोनों से, तो हमने दोनों से मित्रता रखने का प्रयास किया। हमारी जो विदेश नीति थी वो कुछ ऐसी थी जिसमें हम किसी एक के साथ नहीं थे सर। हमने क्या किया सर? हमने गुट निरपेक्षता की सर। हमने मतलब हम किसी के साथ नहीं, हम निरपेक्ष, हम आपके साथ भी हैं, आपके साथ भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, यानी कि भारत बहुत सही खेलेगा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो हमने इस नीति को अपनाया कि भारत जो होगा वो किसी के साथ नहीं होगा। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो भारत जो था वो तृतीय विश्व के देशों की स्वतंत्रता बनाए रखने का इच्छुक था, अतः भारत ने शुरू से ही इन दोनों गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई। तभी तो हमारे इन देशों को ऐसा बोला जाता है, इन देशों को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला जाता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री कौन से थे? तो ये शीत युद्ध के टाइम पर जो किसी के साथ नहीं थे। आज के टाइम पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को ऐसा बोला जाता है जो गरीब देश हैं, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन उस टाइम पर ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री निकला कहां से? तो जो कंट्री जो ना ही अमेरिका के साथ था ना ही रूस के साथ था, उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोल दिया गया। और आज भी आप देखोगे हमारा भारत जो है स्वतंत्र है, हम किसी के साथ भी नहीं है। हम अपनी जो अच्छी नीतियां हैं वो अपनी जो मित्रता जो है वो रूस के साथ भी रखते हैं और अमेरिका के साथ भी रखते हैं। हमारी जो नीति है वो किसी भी गुट में रहने वाली नहीं है, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते सर। फिर आप देखोगे हरित क्रांति की हम बात कर लेते हैं। हरित क्रांति की हम बात करें तो 1960 के दशक में शुरू हुई थी सर। अब दिक्कत क्या थी सर? देश का विभाजन हुआ तो हमारे देश के पास इतना अनाज नहीं था कि हम अपने देश के लोगों का ही पेट भर देते। बहुत सारी जो उपजाऊ भूमि थी वो किसके साइड में चली गई? पाकिस्तान की साइड में चली गई। तो 1960 के दशक में आप देखोगे भारत चीन का युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ 1971 में, आप देखोगे सूखा पड़ा, है ना। तो समझो कि हमारी अर्थव्यवस्था जो थी बहुत कमजोर थी और हमें एक बहुत बड़े लैंड रिफॉर्म की जरूरत थी, भूमि सुधार की जरूरत थी। सरकार ने कोशिश की भूमि सुधार की, लेकिन भूमि सुधार हो नहीं पाए, उतने अच्छे से नहीं हो पाए। कुछ राज्यों में ही ठीक से हुए, बाकी राज्यों में नहीं हो पाए। इसके तहत आप देखोगे यहां पर हरित क्रांति की नीति अपनाई गई, जिसमें आप देखोगे हम क्या करेंगे? हम केमिकल वाले बीजों का इस्तेमाल करेंगे, HYV बीजों का इस्तेमाल करेंगे, हम खाद का इस्तेमाल करेंगे, हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे, कीटनाशकों का इस्तेमाल करेंगे, यूरिया का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम क्या बढ़ाएं? ताकि हम उत्पादन बढ़ाएं। यानी कि इसका मेन लक्ष्य यह था कि हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना था अनाज के उत्पादन में। यह इसका मेन था, हरित क्रांति का मेन उद्देश्य यही था, है ना। अब आपको एक होमवर्क देता हूं मैं, होमवर्क कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जो जनक था वो कौन था, आपको बताना है। ठीक है, हरित क्रांति का जो जनक था वो कौन था, ये आपको बताना है सर। हरित क्रांति की हम बात करें ऑलरेडी अच्छा, हरित क्रांति किससे संबंधित है भाई? कृषि से उत्पाद। पीली क्रांति तिलहन, जो हमारी तिलहन होती है, तेल निकलता है। नीली क्रांति की हम बात करें मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन के। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, दूध का उत्पादन बढ़ाना। तो ये सारी क्रांति हमारे भारत देश में हुई है सर। आगे हम बात कर लेते हैं आपातकाल का दौर। आपातकाल के दौर की हम बात करें तो ये कब हुआ था? तो आजादी जब हो गई, हमारी आजादी मिल गई, उसके बाद आपको देखने को मिलता है 1975 में। 1975 की हम बात करें तो इस टाइम तक आते आते आप देखोगे कि जो हमारी इंदिरा गांधी जी थी वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी थी। और इस टाइम पर आप देखोगे देश का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट आया था। मतलब समझो कि आपातकाल एक ऐसा दौर था जो कि हमारे भारत देश के काले इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आपातकाल में एक तरीके से आप बोल सकते हो कि लोकतंत्र का गला घोटा गया था इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं, मस्त टॉपिक है। इंदिरा गांधी जी के द्वारा गला घोटा गया था। क्लियर हुआ? अच्छा, अब हुआ क्या था? इंदिरा गांधी
जी ने क्या किया था, इससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी हटाओ के नाम पर जो है ये सत्ता में आई थी, लेकिन जब ये सत्ता में आई तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। दिसंबर 1971 में आप देखोगे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें आप देखोगे बांग्लादेश का निर्माण किया गया। हुआ क्या, इससे इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में वृद्धि हुई जरूरी, क्योंकि उस टाइम पर आप देखोगे कि इंदिरा गांधी जी ने काम किया था। उस टाइम पर जो बांग्लादेश था, जो पाकिस्तान था, जो कि पूर्वी पाकिस्तान था, उस पर हमला कर दिया था। किसने सर, किसने कर दिया था हमला? पाकिस्तानियों ने। तो पाकिस्तानियों से आजादी दिलवाई थी और बांग्लादेश का निर्माण करवाया था 1971 में। किसने? इंदिरा गांधी ने। इससे लोकप्रियता मिली थी, क्योंकि यह बहुत डेयरिंग एक्शन था जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा लिया गया था। पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान को आजादी दिलवा दी, बांग्लादेश का निर्माण किया। लेकिन समझो कि बहुत सारे दूसरे मुद्दे थे, जैसे गरीबी, मंदी, बेरोजगारी, खाद्य पदार्थों में कमी। बहुत सारे जो बांग्लादेशी शरणार्थी जो थे वो भारत में घुस आए थे भाई, भारत की जनसंख्या को बढ़ा रहे थे। सूखा, मानसून की कमी, असफलता, तो ये सारी समस्या हमारे देश में देखने को मिल रही थी। और इन्होंने नारा क्या दिया था? इन्होंने नारा दिया था भैया गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाएंगे भैया हम। लेकिन गरीबी पे काम नहीं किया गया। फिर हुआ क्या, हमारे देश के जो छात्र थे उन्होंने आंदोलन कर दिया, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। ये आंदोलन हुआ कहां था? तो छात्र आंदोलन शुरू हुआ था यहां से, बिहार से ये छात्र आंदोलन शुरू हुआ और ये छात्र आंदोलन पूरे देश में फैल गया। और हुआ क्या कि 1974 तक आते 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 आप देखोगे जो इंदिरा गांधी की सरकार जो थी, इससे जनता का एक बड़ा हिस्सा नाराज हो गया, बड़ा हिस्सा, बहुत ही बड़ा हिस्सा। अब समझो, अब इसके साथ साथ एक चीज और हुई। ऐसा बोला गया कि जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों में जो इंदिरा गांधी जीती थी वो संवैधानिक तरीके से नहीं जीती थी। इंदिरा गांधी जी ने बहुत ही गलत तरीकों का इस्तेमाल किया था चुनाव जीतने के लिए। इन पर केस हुआ, और जब इन पर केस हुआ तो आप देखोगे 12 जून 1975 को इलाहाबाद के उच्च न्यायालय द्वारा जो है दिए गए फैसले में इंदिरा गांधी को चुनाव में अनुचित आचरण का दोषी करार दिया गया। मतलब ये जो चुनाव जीता था, हमारी जो उच्च न्यायालय है उसने आदेश दिया कि ये जो चुनाव जीता गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ये ठीक तरीके से नहीं जीता गया। और इसी के साथ आप देखोगे इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। आप समझो, पहली बात तो यह है कि छात्र आंदोलन जो हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। इनको हम क्या बोलते थे? इनको हम लोक नायक भी बोलते थे। इन्होंने इंदिरा गांधी की गलत गलत नीतियों पर सवाल उठाए, इन्होंने पूरी सरकार को घेर लिया। समझो कि ये दिल्ली तक आ गए थे, दिल्ली में जंतर मंतर जो है ना, यहाँ पे बैठ गए थे। इन्होंने पुलिस वालों को भी बोला कि तुम्हें भी सरकार के खिलाफ हो जाना चाहिए। तो यहां पर इंदिरा गांधी जी ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। इन्होंने बोला कि समझो, इन्होंने बोला कि ऐसे तो भैया देश टूट जाएगा, देश में गृह युद्ध हो जाएगा, ऐसे तो जो आर्मी है वो भी हमारे अगेंस्ट हो जाएगी। तो इन्होंने गलत तरीके से, आप देखोगे इन्होंने क्या किया, गलत तरीके से, धोखे से, या फिर आप बोल सकते हो बिना अपनी कैबिनेट को बताए इन्होंने फैसला ले लिया। इन्होंने राष्ट्रपति के साइन ले लिए। इमरजेंसी जो लगती है, आपातकाल जो लगता है, वो 3-4 स्थितियों में लग सकता है। या तो युद्ध हो जाए किसी देश के साथ, या फिर पूरे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति आ जाए, या फिर आप बोल सकते हो आर्थिक रूप से इमरजेंसी आ जाए। तो इस केस में आप इमरजेंसी लगा सकते हो, आपातकाल लगा सकते हो, अन्यथा आपातकाल नहीं लगाया जाता। तो इन्होंने बोला कि देश खतरे में है, देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति आने वाली है। ऐसे बोल के आप देखोगे इन्होंने क्या किया, इन्होंने राष्ट्रपति से साइन करवा लिए और पूरे देश में आपातकाल लगवा दिया। इस आपातकाल में आप देखोगे जितने भी लोग आंदोलन कर रहे थे उन सभी को पकड़ पकड़ के 1 साल तक के लिए जेल में डाल दिया जाता है। समझो, ये बहुत गलत चीज हुई थी। अपनी सत्ता को बचाने के लिए इन्होंने 1975 में आपातकाल घोषित कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, पूरी जितनी भी प्रेस थी उस पर प्रतिबंध लग गए। क्योंकि आपातकाल में आप देखोगे बहुत सारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार जो होते हैं, वो सस्पेंड हो जाते हैं। जयप्रकाश नारायण जी थे, इनको भी, और इनके साथ में जो मोरारजी देसाई थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाला लाजपत रॉय की हम बात करें, चरण सिंह की बात करें, चंद्रशेखर की बात करें, इन सभी को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1 साल तक रहता है। फिर आप देखोगे जनता की ये बहुत बड़ा ये काला पन्ना था हमारे देश में। इसके बाद आप देखोगे 1 साल बाद हटता है, उसके बाद फिर चुनाव होते हैं और उस चुनाव में इंदिरा गांधी जो होती है वो हार जाती हैं। तो जनता ने अपना गुस्सा निकाल दिया, यानी कि ये गलत काम किया था। क्लियर हुआ? चलिए, ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई? आगे हम बात कर देते हैं। हाँ, अब आगे में एक और मामले की बात कर लेते हैं, शाहबानो मामला। शाहबानो मामले की हम बात करें कि जीत कर भी हार गई थी शाहबानो। शाहबानो कौन थी? एक मुस्लिम लेडीज थी। इनकी हम बात करें तो होता क्या है, देखो समझो, भारत में आपको लंबे समय तक, हमारे देश में क्या होता है, जो पर्सनल लॉज जो होते हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग लॉज होते हैं। हिंदुओं के अलग लॉज होते हैं, हिंदू लॉ अलग होते हैं, मुस्लिम लॉज अलग होते हैं, होते हैं नहीं होते, उसमें शरिया वगैरह फॉलो किया जाता है। अब समझो, अब हुआ क्या कि शाहबानो करके एक महिला थी, और आप अगर मुस्लिमों में देखोगे तो मुस्लिम धर्म में 3 तलाक की प्रथा होती है, तलाक तलाक तलाक। अब ये जो 62 साल की शाहबानो जो थी, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि 5 बच्चों की मां थी, और ये बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। इनके जो पति थे वो खुद एक वकील थे, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं थी। 62 साल की इतनी बूढ़ी आयु में इनके पति ने इनको तलाक दिया, 3 तलाक दिया। अब हुआ क्या, जब ये तलाक दिया गया तो इनके जो पर्सनल लॉ होता है उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि गुजारा भत्ता दिया जाए बीवी को, इनके पर्सनल लॉ के हिसाब से। वैसे क्या होता है, वैसे आप इन जनरल जाते हो केस वेस होता है तो
यहां पर क्या दिया जाता है, यहां पर आप देखोगे यहां पर एलिमनी देते हैं, एलिमनी बोलते हैं ना, जिसको गुजारा भत्ता बोलते हैं। एलिमनी मतलब ये कि जब तलाक होगा तो तुम्हें अपनी बीवी को कुछ खर्चे के लिए, क्योंकि वो बाकी की लाइफ कैसे जिएगी, तो खर्चे के लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, गुजारा भत्ता बोलते हैं इसको। लेकिन यहां पर सवाल ये खड़ा हुआ कि इनका जो पर्सनल लॉ है वो इजाजत नहीं देता कि किसी भी, जैसे कि जब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जब तलाक हो जाता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बीवी को गुजारा भत्ता देना पड़े, इनके धर्म के अकॉर्डिंग, इनके धर्म के अकॉर्डिंग। तो ये मामला कहां गया, ये मामला गया कोर्ट में। शाहबानो ने क्या किया, न्यायालय की जो है शरण ली कि भैया देखो ऐसा है कि हमारे जो पति हैं, हम 62 साल की महिला हैं, हम बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, हम अनपढ़ हैं, हमारे 5 बच्चे हैं, हमारे पति ने 62 साल की उम्र में हमें तलाक दिया है, और हमारे जो लॉ है, हमारे जो पर्सनल मुस्लिम लॉ जो है उसके हिसाब से कोई भी गुजारा भत्ता देने का प्रावधान नहीं है, तो हम कोर्ट से गुहार लगाते हैं कि हमें जो है गुजारा भत्ता दिया जाए। यह फैसला जो है आप देखोगे किसके पक्ष में आया, शुरुआत में आप देखोगे ये जो फैसला है वो न्यायालय ने किसके पक्ष में दिया सर, शाहबानो के। इनके जो पति थे वो खुद एक वकील थे, और कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट ने इनके पति को आदेश दिया कि गुजारा भत्ता इनका बढ़ाया जाए। लेकिन हुआ क्या, पति ने निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील की, और जब सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील हुई तो 1985 में की बात है, उच्चतम न्यायालय यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो भी, देखो समझो कि पहले हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था, हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था। मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था, उस आदेश को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही बताया और शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया। एक तरीके से यहां पर यह बताने की कोशिश की गई किस तरीके से एक महिला ने अपनी लड़ाई लड़ी। इससे हुआ यह कि देश में मुस्लिम महिलाएं जो थी, मुस्लिम समाज जो था, विशेषकर महिलाएं जो थी, ये भी आगे बढ़ के आने लगी कि भैया ऐसा होना चाहिए। इन्होंने भी कदम उठाया कि भैया अगर किसी का पति तलाक 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 दे देता है तो भैया उसका क्या होगा, तो सारी महिलाएं आगे आ गई। लेकिन हुआ क्या कि जितने भी पुरातनपंथी मुस्लिम है, कंजर्वेटिव मुस्लिम जो है, नेता जो है, संगठन जो है, वो विरोध करने लगे, सरकार का विरोध करने लगे। बहुत सारे जो आदमी लोग थे विरोध करने लगे। तो मजबूरी में आके सरकार ने क्या किया, सरकार पर दबाव था। अब क्योंकि अब भैया देखो पूरा वोट बैंक का खेल है, पूरा किसका खेल है, वोट बैंक का खेल है। अब सरकार के दबाव में आने के कारण आप देखोगे यहां पर जो उस टाइम पर शायद राजीव गांधी की सरकार थी, इन्होंने एक संसद में कानून बना दिया, कानून बनाकर इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के ही डिसीजन को बदल दिया। और ये जो नीति अपनाई थी सरकार ने, उससे बहुत ज्यादा इस नीति से आप देखोगे जो महिला संगठन थी, मुस्लिम महिलाएं जो थी, इन्होंने सरकार को बहुत लताड़ा। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि अब क्या हुआ, अब क्योंकि इन्होंने लॉ पास कर दिया है, लॉ पास करने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब लॉ बन गया, अब सुप्रीम कोर्ट को भी लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा, लॉ से ऊपर तो कोई है नहीं। अब संसद ने लॉ ही पारित कर दिया कि कोई जरूरी नहीं है, सब पर्सनल लॉ के हिसाब से चलेगा। अब ये क्यों किया गया था, ताकि मुस्लिम वोट ना कट जाए कांग्रेस का, है ना, क्लियर हुआ। तो ये सारी चीजें, इसके बाद भी आप देखोगे कहीं ना कहीं आप देखोगे हमारी जो शाहबानो जो थी, ये जीत कर भी हार गई, है ना, किसके द्वारा, ये सरकार ने जो किया था ना, सरकार ने, राजीव गांधी की सरकार ने, इसके द्वारा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप देखोगे आर्थिक नियोजन और विकास। आर्थिक नियोजन की हम बात करें तो समझो यहां पर किसकी बात की जा रही है, यहां पर हम बात की जा रही है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बात की जा रही है। समझो कि यहां पर भारत देश की अगर हम हालत की बात करें तो 1980 के दशक में, 1980 के दशक में बहुत सारी सरकारें आई गई, बदली, देश में बहुत कुछ हो रहा था। इसके कारण आप देखोगे हम आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, और 1991 तक आते आते हमारी अर्थव्यवस्था जो थी बहुत कमजोर हो गई थी। क्यों, क्योंकि कोई भी सरकार स्थिर रूप से टिक नहीं पा रही थी, तो आर्थिक रूप से हमारा विकास नहीं हो रहा था। हमारे पास ऋण बहुत ज्यादा हो गए थे, यानी कि हमारे पास कर्जा बहुत ज्यादा था। हमें कर्जे चुकाने के लिए हमने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का या फिर विश्व बैंक का जो है दरवाजा खटखटाया, और हमें पैसा तो मिला, लेकिन हमने क्या किया, इस आर्थिक संकट का सामना करने के लिए हमने क्या किया सर, हमने 47 टन सोना जो है गिरवी रख दिया। ऐसा होता क्या, जब तुम कोई चीज उधार मांगते हो तो सामने वाला जिससे तुम उधार ले रहे हो उसके पास में क्या रखना पड़ता है, कोई चीज गिरवी रखनी पड़ती है। तो हमारे भारत ने 47 टन सोना जो है गिरवी रखा, और भारत को 1991 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक की शर्तों को मानते हुए अर्थव्यवस्था की नीतियों में बदलाव करने पड़े, जिसको बोला जाता है नई आर्थिक नीतियां, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। उस टाइम पर आप देखोगे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उसके बाद आप देखोगे भारत ने उदारीकरण का रास्ता अपनाया। अब इसमें क्या आता है, इससे पहले आप देखोगे 1991 से पहले बहुत सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे कि बाहर की कंपनियां भारत में नहीं आ सकती, या फिर आएंगी भी तो बहुत सारे उनको व्यापारिक रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। उदारवादी नीति के बाद आप देखोगे कोई भी कंपनी भारत में आके निवेश कर सकती है। अब इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि बाहर की कंपनियां भारत में आई, निवेश हुए, तो भारत सरकार को पैसा भी मिला, तो हमारा जो विदेशी मुद्रा कोष जो था वो बढ़ गया। तो एक तरीके से हम बहुत ही मुश्किल से निकले, और इसमें आप देखोगे हमारे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, क्लियर हुआ।
इतनी चीजें क्लियर हो रही? हाँ समझो। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें तो बहुत सारे बदलाव किए गए सरकार के द्वारा। 1944 में आप देखोगे भारत में 8 बड़े जो उद्योगपतियों जो थे, इन्होंने बॉम्बे प्लान के रूप में भूमि सुधार, सहकारी पद्धति योजनागत विकास के लिए आर्थिक प्रयोजन प्रस्तुत किया। जो बड़े बड़े 8 उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे, इन्होंने एक कदम उठाया ताकि हमारे भारत देश का विकास हो सके। सरकार ने भी बहुत बड़े बड़े सरकारी संस्थाओं की स्थापना की, आईआईटी जैसे जो संस्थाएं हैं उनकी स्थापना की। समाजवादी विस्तार पर ज्यादा बल दिया कि भैया समाजवादी, क्योंकि हमारे भारत एक क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां पर आपको कुछ समाजवाद भी देखने को मिलता है, कुछ पूंजीवाद भी देखने को मिलता है। कुछ लोग जो है वो प्रॉफिट के लिए भी काम करते हैं, कुछ लोग जो है समाज के लिए भी काम करते हैं। अरे भैया एक बात बताओ, तुम्हें अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तुम बस से जा सकते हो सरकारी, और तुम्हारे पास पैसा है तो प्राइवेट जेट से जा सकते हो। तो हमारे पास दोनों है सर। आप देखोगे कि प्रधानमंत्री जो नेहरू थे, इन्होंने अर्थव्यवस्था की पुनर्निर्माण के लिए इन्होंने क्या किया, 1950 को योजना आयोग की जो है स्थापना की। अब योजना आयोग की हम बात करें, इसको बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। इसका काम क्या होगा, ये हर 5 साल में योजना बनाएगा कि हमें 5 साल में, अगले 5 साल में क्या अचीव करना है। 6 अगस्त 1992 को हम जो है बात की जाए तो 6 अगस्त 1992 को राष्ट्रीय विकास परिषद की जो है स्थापना की जाती है। इसका मुख्य कार्य क्या था, इसके मुख्य कार्य यही था कि जो योजना आयोग जो है, इसके द्वारा जो भी सलाह योजना बनाई गई है उसको दिशा निर्देश देना, यानी कि जो हमारा चुनाव आयोग है ये क्या क्या करने वाला है, किस किस तरीके से प्लान करने वाला है, इसके दिशा निर्देश कौन देगा, तो ये परिषद देगी। हमने क्या किया, हमने जो पंचवर्षीय योजना, इसको हम 5 ईयर प्लान बोलते हैं, ये हमने किससे कॉपी किया था, ये हमने सोवियत संघ से कॉपी किया था, उनसे उठाया था। और हमने अपनी अर्थव्यवस्था को कैसा बनाया सर, तो ना ही हमने पूंजीवादी बनाया और ना ही हमने मिश्रित बनाया। हमने अपनी अर्थव्यवस्था को ना ही हमने पूंजीवादी बनाया, ना ही हमने समाजवादी, हमने अपनी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाया। लेकिन हुआ क्या, दिक्कत ये हुई, सरकार आती रही, सरकार जाती रही, इससे सरकार नहीं रही। तो बहुत सारी जो हमारी जो आर्थिक नीतियां थी, पंचवर्षीय योजनाएं जो थी, उनमें जितना हमें रिजल्ट मिलना चाहिए था उतना रिजल्ट नहीं मिल पाया सर। तो ये सारी बातें की गई हैं सर। वैज्ञानिक अगर मैं उन्नति की बात करूं तो वैज्ञानिक क्षेत्र में कुछ उन्नति देखने को मिली, बिल्कुल मिली। बहुत सारे आप देखोगे इंस्टीट्यूट्स, बाग की हम बात करें, आईआईटी की बात करें, एम्स की हम बात करें, इन सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों को खोला गया भाई। होमी जहांगीर बाबा की हम बात करें, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। विक्रम साराभाई की बात करें, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। कस्तूरी रंगन की हम बात करें, ये सारे जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने भारत, पृथ्वी, नाग, अग्नि, आकाश जैसी बड़ी बड़ी मिसाइलों का जो निर्माण किया। अब समझो, एटॉमिक एनर्जी का, एटॉमिक बॉम्ब का निर्माण किया। 1974 एवं 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण भी कर दिया भाई। परमाणु परीक्षण, पूरी दुनिया खिलाफ थी भारत के, लेकिन फिर भी भारत ने परमाणु परीक्षण किया और भारत को एक परमाणु ऊर्जा दी, या फिर परमाणु शक्ति जो है प्रदान की। भारत उन देशों में से एक है जहां पर इनके पास प्रॉपर तरीके से परमाणु ऊर्जा भी है और परमाणु बम भी है। यानी कि हमारी सैनिक शक्ति में, हमारी ताकत बढ़ाने में वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। मिसाइल मैन बोलते हैं भैया एपीजे अब्दुल कलाम को। ये सारी चीजें याद कर लेना भाई, बहुत सारी चीजें, ठीक है सर। भारत की वैज्ञानिक उन्नति की हम बात करें, इसके अलावा आप देखोगे कि इसरो का निर्माण किया गया, स्पेस में जाने के लिए इसरो का निर्माण किया गया। इसरो की हम बात करें भैया, इसने तो बहुत सारे काम करके दिखाए, हम मार्स पर जा चुके हैं, चांद पर जा चुके हैं, बस इंसानों को ले जाना बाकी है, बाकी सब तो कर ही लिया हमने। इसके अलावा आप देखोगे भारत की विदेशी नीति की हम बात करें तो ये कैसी रही है सर, क्योंकि समझो हमारे तुम्हारे जो रिलेशन है तुम्हारे पड़ोसियों के साथ में अच्छे होने बहुत जरूरी है ना, वरना दिक्कत हो जाती है। तो हमारे जो पड़ोसियों के साथ में रिलेशन है वो कैसे हैं सर, तो यहां पे लिखा गया है कि किसी भी देश की जो विदेशी नीति घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कारकों पर आधारित होती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि कैसे रिलेशन होंगे, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। घरेलू रूप की हम बात करें तो इतिहास, संस्कृति, भूगोल और अर्थव्यवस्था की भारत के विदेश नीति के उद्देश्यों और सिद्धांतों को निर्धारित किया है। हमारे भारत देश का जो भूगोल है, संस्कृति है और अर्थव्यवस्था जो है, क्योंकि समझो कि हमारे देश की अगर संस्कृति की हम बात करें, भूगोल की हम बात करें, तो ये भी एक तरीके से आप देखोगे, इतिहास की हम बात करें, ये सारी चीजें शेप करता है। समझो हमारे पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा इतिहास बहुत खराब है। बहुत सारे देश भारत में आना क्यों चाहते हैं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जो है बूम कर रही है। भारत में बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो कि खरीदना चाहती है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं। क्लियर हो ना, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। भारत की भूगोल की हम बात करें तो ऐसा भूगोल है भारत का कि जहां पर तुम मिट्टी में भी गुठली डाल दोगे, कहीं भी डाल दोगे गुठली, तुम पेड़ आ जाएगा। क्लियर हुआ ना। तो भारत की विदेशी नीति हम बात करें तो आप देखोगे हमारी ऐसी रही है हमेशा कि हम स्वतंत्र रहे हैं हमेशा। हमने अच्छी कोशिश की है कि हम सबसे अच्छे रिलेशन बनाएं।
हम हमेशा गुट निरपेक्ष रहे हैं, हमारी स्वतंत्र विदेशी नीति रही है, हमने किसी के दबाव में आके कोई भी कभी भी निर्णय नहीं लिया। हमारे भारत देश ने कोशिश किया कि हम किसी से पहले युद्ध न लड़े। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने कभी भी किसी भी देश पर पहले हमला नहीं किया। तो समझो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों से संबंध। इसमें बहुत सारे देश आते हैं सर। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के बारे में तो पढ़ाऊंगा ही नहीं भाई। पाकिस्तान की हम बात करें तो हमारा पाकिस्तान का तो एक तरीके से आप बोल सकते हो बंटवारा ही किसके नाम पर हुआ था? धर्म के नाम पर हुआ था, जो कि आज भी जहर दिखता है सर, है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक समानता, सांस्कृतिक एकरूपता, भौगोलिक निकटता और आर्थिक समरूपता के अवसर मौजूद है, लेकिन भारत पाकिस्तान संबंध स्पर्धा, तनाव, संघर्ष और युद्ध के दायरे से बाहर नहीं निकल पाते। काफी सारी चीजें हैं भाई। आप देखोगे हमारे और पाकिस्तान के बीच में बहुत सिमिलरिटीज है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे ही तो हिस्सा हुआ करता था। चाहे मैं बात करूं, बहुत सारी ऐतिहासिक समानताएं भाई। उनके पूर्वज हमारे पूर्वज एक ही तो थे भाई। सांस्कृतिक एक रूपता है भाई, उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। भौगोलिक निकटता है, इसका हम फायदा उठा सकते थे आर्थिक रूप से, लेकिन नहीं उठा पाए। क्यों? क्योंकि हम दूसरे चीजों में उलझे रहे। हम नहीं, वो लोग, उन्होंने कुछ होने नहीं दिया। फिर आप देखोगे चीन से संबंध की हम बात करें तो चीन भी अपना एक पड़ोसी देश था, लेकिन दिक्कत क्या हुई? चीन ने धोखा दिया हमें। क्योंकि देखो, भारत ने हमेशा चीन का अच्छा किया। भारत पहला एक गैर साम्यवादी देश था जिसने चीन को मान्यता दी थी, जिसने 1 जनवरी 1950 को चीन को एक देश माना था। सोच के देखो, फिर भी चीन ने क्या किया? 1962 पर हमें हमला कर दिया। 1962 में हमला कर दिया सर। यही तो नारा दिया गया था ना, हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन चीन ने तो धोखा दिया। फिर आप देखोगे सुरक्षा परिषद में नेहरू ने क्या किया था? सुरक्षा परिषद जो है उसमें चीन को स्थायी स्थान दिलवाया था। बार बार प्रयास किया था, दिलवाया, बाद में दिलवाया भी था। लेकिन चीन की नीति कैसी रही है? विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी मतलब सामने वाले की जमीन हड़पो, सामने वाले की जगह हड़पो। तो इस नीति के कारण चलते आप देखोगे 20 अक्टूबर 1962 की हम बात करें, तिब्बत पर हमला हो जाता है, भारत पर भी हमला हो जाता है, और वहीं से आप देखोगे तिब्बत किसके कंट्रोल में आ गया? चाइना के कंट्रोल में आ गया। भयानक आक्रमण हो गया सर। बहुत ज्यादा जान माल की क्षति हुई। हमारे जो देश था, है ना, सबसे बुरी बात यह है कि हमने एयरफोर्स का यूज नहीं किया उस टाइम पर। चीन की एयरफोर्स बनी भी नहीं थी, हमारी एयरफोर्स बन चुकी थी, फिर भी हमने ये जो है एयरफोर्स का इस्तेमाल किया ही नहीं। एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी, और कहीं ना कहीं इस युद्ध के बाद हमारा जो आत्मसम्मान था, हमारी काफी इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हुई। ठीक है। अच्छा, भूटान और अगर मैं नेपाल की बात करूं तो इनसे हमारी बहुत लंबे अच्छे और गहरे संबंध रहे हैं। अच्छे सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं इनसे, हमारे अच्छे खासे संबंध देखने को मिलते हैं। क्योंकि भूटान की हम बात करें नेपाल की, तो काफी सारे, अगर आप इतिहास उठा के देखते हो ना, सब एक ही तो था पहले। तो काफी सारे हमारे ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं। नेपाल की हम बात करें, नेपाल इकलौता ऐसा देश है जहां पर दूसरा जो हिंदू पॉपुलेशन वाला देश है, तो वहां पर भी सेम बहुत सारे नेपाल के लोग भारत में आते हैं, भारत के लोग नेपाल में जाते हैं। वही चीज भूटान में चल रही है भाई। ये सारी चीजें चलती हैं सर। क्लियर हुआ ना? चलिए, श्रीलंका की संबंध की हम बात करें तो समझो, ये हमारा कैसा देश है? ये हमारा एक तरीके से ऐसा देश है जो हमारा समुद्री सीमा लगाता है। अच्छा खासा जो है आपको यहां पर सामाजिक और धार्मिक संपर्क देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूं ये हमारा श्रीलंका की, तो यहां पर आपको तमिल बोलने वाली पॉपुलेशन दिखती है। बहुत सारे भारतीय तमिल थे जो वहां चले गए, वहां पे बस गए जाके। लेकिन बीच में क्या हुआ था? बीच में तमिलों के साथ बहुत गलत हुआ, मतभेद रहे। तो भारत ने क्या किया था? भारत ने 1987 में भारत द्वारा शांति सेना भेजने से तनाव आवश्यक बढ़ गया था, क्योंकि वहां पर जो सहेली लोग थे नहीं चाहते थे कि भारत है वो सेना भेजे। अच्छा, अब याद रखना इसको, जो है हम वैमनस्य का मतलब क्या होता है? कि एक तरीके से मन मुटाव आ जाना, है ना, एक दो देशों के बीच में। तो उसकी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। दोनों देश जो है आज भी अच्छे संबंध है हमारे देश में। कुछ मतभेद हो जाते हैं, बहुत नॉर्मल है। पड़ोस में रहोगे, साथ रहोगे, तो कुछ ना कुछ तो मतभेद होंगे। लेकिन आप समझो कि अच्छा खासा जो है हमारे और श्रीलंका के आपको संबंध देखने को मिलते हैं सर। क्लियर हुआ ना? चलिए, फिर लास्ट पढ़ लेते हैं बांग्लादेश की हम बात करें। हाल ही में अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश से हमारे संबंध बहुत खराब हुए हैं हाल ही में। पूरी वहां पर सरकार पलट गई। वहां पर जो लोकतांत्रिक सरकार थी, शेख हसीना की सरकार जो थी, पलट गई। वहां पे प्लंडर हो गया पूरा। बांग्लादेश की हम बात करें 1947 में, है ना, पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। फिर क्या हुआ? 1971 में बांग्लादेश पर अटैक कर दिया था भाई, और 1971 में भारत ने ही बांग्लादेश को आजादी दिलवाई। और इसके बाद से आप देखोगे भारत के और बांग्लादेश के काफी अच्छे खासे रिश्ते रहे थे। क्योंकि जो पाकिस्तान था उसने बांग्लादेश पर बहुत सारे अत्याचार किए। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के जन्म में भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक तरीके से आप देखोगे भारत भाषा और सांस्कृतिक जुड़ाव रहा है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में भी बांग्ला बोली जाती है, बांग्ला भाषा बोली जाती है। और हमारा जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल, यहां पर भी बांग्ला बोली जाती है। तो भाषाई रूप से, सांस्कृतिक रूप से आप देखोगे बांग्लादेश हमसे काफी जुड़ा रहा है सर।
काफी घनिष्ठ मित्रता रही है, लेकिन हाल ही के दिनों में आप देखोगे कि जो मित्रता है एक तरीके से ये टूट चुकी है। अब कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह रेडिकलाइज हो चुका है। क्लियर हुआ ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये सारा कंप्लीट हुआ। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, इतना ही था, काफी था, इतना काफी था भाई, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, इस चैप्टर में। अच्छा, थोड़ा सा यहां पे ये देख लेते हैं कि हाँ, हमारे जो दूसरी महाशक्तियां हैं, महाशक्तियों से कैसे रिलेशन है हमारे, यानी कि जो अमेरिका और रूस है उससे कैसे रिलेशन है हमारे, ये देख लेते हैं। आप देखो कि महाशक्तियों की हम बात करें, जैसे अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ, जो पहले सोवियत संघ जो हुआ करता था उसको हम यूएसएसआर बोलते थे। 1990 में इसका विघटन हो गया था, अलग हो गया था, अभी वो रूस है खाली। तो भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात ही हम एक तरीके से बैलेंस बना के रखता है सर, बैलेंस बना के रखा है। भारत को पता है कि किसी के साथ भी दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है, तो भारत रूस से भी हथियार खरीदता है और अमेरिका से भी हथियार खरीदता है, दोनों को खुश रखता है भारत। अभी भी तो ऐसा हो रहा है। अच्छा, कि एक तरफ नेहरू जी का, स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी का जो विचारधारा जो थी वो कैसी थी, समाजवादी विचारधारा थी, क्योंकि उनको पता था हमारे देश में गरीबी बहुत है। दूसरी तरफ आप देखोगे जो पाकिस्तान था वो अमेरिका की तरफ निकटता बढ़ा रहा था, अच्छे रिलेशन कर रहा था। इसलिए हुआ क्या कि जब पाकिस्तान अमेरिका का सपोर्ट, या फिर जब अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था, समझो जब अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि जब 1971 में युद्ध हुआ था बांग्लादेश में, जब पाकिस्तानियों को भगाया था, तो समझो इंदिरा गांधी कितनी बड़ी ताकत रही होगी। अमेरिका का प्रेसिडेंट जो था उसने इंदिरा गांधी को मना किया, मत करो वरना अटैक कर देंगे हम तुम पे। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे पाकिस्तान, जो अमेरिका का झुकाव था वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा रहा था। इसलिए आप देखोगे हमारा जो झुकाव है, वैसे तो हमारे रिलेशन दोनों देशों के साथ बढ़िया है, लेकिन हमारा जो झुकाव है वो किसके साथ अच्छा रहा है सर? रूस के साथ। रूस को हम मित्र राष्ट्र भी बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं? रूस को अपना मित्र राष्ट्र भी बोलते हैं। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन के, अब समझो, अब यहां पे एक चीज और हुई, पाकिस्तान और चीन से अमेरिका के संबंध बेहतर होने की वजह से क्या हुआ, हमारे जो संबंध थे अमेरिका के साथ में वो खराब हो गए कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं आप देखोगे भारत और सोवियत की जो मित्रता थी वो सामने निकल के आई। चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी युद्ध वगैरह हुआ हो, कहीं ना कहीं आप देखोगे रूस ने हमेशा हमारा जो है सपोर्ट किया है सर। अच्छा, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि हम बात कर रहे हैं यूएन की बात करें तो आप देखोगे यूएन को कब बनाया गया था, तो द्वितीय विश्व जब समाप्त हुआ था उसके बाद आप देखोगे यूएन हमारा बना, और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। और भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापक सदस्यों में से एक है, यानी कि समझो कि जब ये संघ बनाया गया था तो फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था, हम इसके हिस्से थे सर। अच्छा, ये क्यों बनाया गया था? ताकि फिर से ऐसी कोई स्थिति ना आए, देशों के बीच में शांति बनी रहे, युद्ध वगैरह जब होते हैं तो बातचीत से समाधान निकाला जाए, उसकी वजह से जो आप देखोगे संयुक्त राष्ट्र संघ को जो बनाया गया था। आप देखोगे 1953 में भारत की जो विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो संयुक्त राष्ट्र की पहली महासभा की महिला अध्यक्ष बनी। और कहीं ना कहीं आप देखोगे भारत एक तरीके से अभी स्थायी रूप से सदस्य नहीं है, परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप देखोगे अब यहां पे लास्ट बात ये बोली गई है कि 1947 के बाद यूएन की हम बात करें, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत सारे जो भारतीय विदेशी आलोचक जो थे, जो कि बुराइयां करते थे भारत की, उन्होंने भारत के संविधान को लेकर ऐसा बोला था कि भारत जो है बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, भारत देश जो है वो टूट जाएगा अलग अलग भागों में। बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्शन की थी, लेकिन हमने उनके मुंह पर तमाचा मारा, और लगभग आज भी आजादी के 80 साल बाद भी हमारा देश जो है वो मजबूती से खड़ा हुआ है। हम परमाणु संपन्न देश हैं, हम मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने बोला था कि भारत जो है एक नहीं हो सकता, भारत एक नहीं हो सकता, भारत टूट जाएगा, भारत बहुत लंबे टाइम तक एक नहीं रह पाएगा। लेकिन हमने उन सब के मुंह पे तमाचा मारा, और आज भी भारत जो है एक बहुत ही मजबूत देश है, जिसमें आज तक 80 साल बहुत ज्यादा होते हैं, 80 साल में कोई भी कुछ भी देखने को नहीं मिला, कुछ भी एक गृह युद्ध जैसी छोटी मोटी टेंशन आती रहती है, लेकिन कुछ भी गृह युद्ध जैसी स्थिति देखने को नहीं मिली। इसी के साथ आप देखोगे हमारा जो खूबसूरत सा चैप्टर था वो खत्म हुआ। आई होप आपको सारी जो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।